हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 7th स्टैंडर्ड का ज्योग्राफी लेसन नंबर 9 एग्रीकल्चर इस लेसन का थर्ड पार्ट। फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है स्टूडेंट। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट को भी ज़रूर देखिए, तभी आपको पूरा जो लेसन है अच्छे से समझ में आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस चैनल पर आपको 7th स्टैंडर्ड के हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और साइंस मैथ्स के भी वीडियो मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मार्केट गार्डनिंग, तो मार्केट गार्डनिंग के बारे में हम देखेंगे। मार्केट गार्डनिंग इज अ टाइप ऑफ कल्टीवेशन डेवलप इन मॉडर्न टाइम्स. This has developed mainly as a result of urbanization and the ready markets available in urban centers. तो मार्केट गार्डनिंग शुरू क्यों हुआ है कि जो अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, रेडी मार्केट्स बढ़ रहे हैं और लोगों की जो ज़रूरतें हैं, यहाँ पे डिमांड बढ़ रही है, तो उनको देखकर ही यहाँ पे मार्केट गार्डनिंग जो है यहाँ पे शुरू हुआ है। Farmers cultivate vegetables and other items in the vicinity of urban centers to cater to the demands of city dwellers. तो जो फार्मर्स हैं इस तरीके के वेजिटेबल्स या फिर अदर जो भी आइटम्स होंगे, फ्रूट्स होंगे या फिर अदर जो कोई भी चीज़ें हैं उनको कल्टिवेट करते हैं। किसके लिए? क्योंकि उन्हें पता है अर्बनाइजेशन हो रहा है, सिटीज़ है, यहाँ पे लोगों की जो डिमांड है उन्हें अगर हमें पूरा करना है तो उसी डिमांड को देखकर ही हम क्या करेंगे, उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं वेजिटेबल फ्रूट्स को हम क्या करेंगे, कल्टिवेट करेंगे। दिस टाइप ऑफ कल्टिवेशन वर्क्स ऑन ए प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। तो ये जो मार्केट गार्डनिंग होती है, जो कल्टिवेशन यहाँ पे किया जाएगा, क्रॉप्स का हो या फिर फ्रूट्स वेजिटेबल्स का हो, तो ये किसके ऊपर डिपेंड होता है या फिर किस बेसिस पे किया जाता है? डिमांड एंड सप्लाई। कि जहाँ पे मार्केट अवेलेबल है तो उस मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है, उसी चीज़ को क्या करेंगे लोग यहाँ पे कल्टिवेट करेंगे। द लैंड होल्डिंग इज स्मॉल, और यहाँ पे जो मार्केट गार्डनिंग होगा इसके लिए काफ़ी बड़ा एरिया नहीं चाहिए, छोटे से जगह में भी कर सकते हैं। यूज़ ऑफ इरिगेशन मीन्स वाटर किस तरीके से सप्लाई किया जाएगा, ऑर्गेनिक एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ होंगे। उसके बाद लो इन्वेस्टमेंट काफ़ी बड़ा नहीं होगा। यूज़ ऑफ मैन पावर, यहाँ पे मशीन्स वगैरह यूज़ नहीं होंगी, मैन पावर जो लोग हैं वहाँ पे उन्हीं की हेल्प ली जाती है। डिमांड ऑफ मार्केट्स, यूज़ ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो देखिए जैसे कि आपने न्यूज़ में कभी सुना होगा कि कम से कम एरिया में किसी फार्मर ने या फिर जो पढ़े लिखे लोग होते हैं लेकिन उन्हें खेती में क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, इस तरीके से वो क्या करते हैं कि मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है उसे देखते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कम से कम एरिया में भी वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं और लाखों की कमाई करते हैं। जैसे आपने न्यूज़पेपर में या फिर टीवी में भी न्यूज़ देखे होंगे। नेक्स्ट देखेंगे आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मार्केट गार्डनिंग। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक थी। इट इज़ डिपेंड ऑन गुड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, द क्वालिटी एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड बाय रैपिड ट्रांसपोर्ट। हेंस दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज ऑल्सो नोन एज ट्रक फार्मिंग। तो देखिए क्या होता है यहाँ पे कि ये डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर? गुड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। अगर आपका ट्रांसपोर्ट नेटवर्क अच्छा है, यहाँ पे मार्केट आपको अवेलेबल है, वहाँ तक आपका अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम काफ़ी अच्छा है तो आप यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम कर सकते हो। क्वालिटी एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड बाय रैपिड ट्रांसपोर्ट। तो ये वैरी होता है आपके प्रोडक्ट जो है उसकी क्वालिटी और उसके हिसाब से ही आपको प्राइस भी अच्छा मिल जाता है। एंड इसी को फिर क्या कहा जाता है? ट्रक फार्मिंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर क्या होता है। कल्टिवेशन ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स इज ए सब टाइप ऑफ मार्केट गार्डनिंग। तो मार्केट गार्डनिंग में जैसे हमने देखा था कि वेजिटेबल्स या अदर आइटम्स होते हैं, तो इसका ही सब टाइप आएगा ये हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर की, जिसमें फ्लावर्स या स्पेशल जो फ्रूट्स होते हैं उनको कल्टिवेट किया जाता है। फ्रूट्स एंड फ्लावर्स आर दी मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग। तो मोस्टली यहाँ पे फ्रूट्स एंड फ्लावर्स को ही कल्टिवेट किया जाता है। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग मॉडर्न एज वेल एज ट्रेडिशनल मेथड आर यूज। तो इसमें मॉडर्न मेथड को भी यूज़ किया जाता है, साइंस टेक्नोलॉजी को भी यूज़ किया जाता है एंड ट्रेडिशनली जिस मेथड से खेती की जाती है उसको भी यहाँ पे अप्लाई किया जाता है। द साइज ऑफ फार्म्स इज स्मॉल एंड एवरी प्लांट इज केयर्ड फॉर प्रॉपरली। तो साइज़ फार्म का काफ़ी छोटा होता है, तो हर एक प्लांट का यहाँ पे काफ़ी अच्छे से देखभाल की जाती है। यहाँ पे आपको फिगर दिया है 9.9 में फ्लोरिकल्चर की इस तरीके से फ्लावर की खेती की जाती है, जहाँ पे सबसे क्या होता है, फ्लावर का जो प्रोडक्शन है काफ़ी अच्छा मिल पाता है। In recent times, use of irrigation, chemical fertilizers, greenhouse etc. is a being made for getting more profit. तो आजकल जैसे है कि इरिगेशन मेथड्स काफ़ी सारे आ चुके हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स भी मिलते हैं, ग्रीन हाउस मेथड जो होती है, इन सारी चीज़ों को अप्लाई करके क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हम लोगों को मिल सकता है। मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ हॉर्टिकल्चर आर फ्लावर्स लाइक लिली, गरबेरा, ट्यूलिप, डेलिया, क्रिस्टेनियम, मैरीगोल्ड एक्सेट्रा। तो ये सारे फ्लावर्स होते हैं जिनकी डिमांड ज़्यादा होती है, ऐसे ही फ्लावर्स को कल्टिवेट किया जाता है। दिस फेच अ गुड प्राइस इन द मार्केट, जिनसे ज़्यादा अच्छी प्राइस जो है मार्केट में मिल पाती है। तो जिन फ्लावर्स की डिमांड ज़्यादा होती है, जिनकी प्राइस अच्छे से मिल पाती है, ऐसे ही फ्लावर्स को क्या किया जाता है,
कल्टिवेट किया जाता है। डिफरेंट नेटिव एंड एक्सोटिक फ्रूट्स लाइक मैंगोज, कस्टर्ड एप्पल्स, ग्रेप्स, बनानाज, पोमोग्रेनेट्स, ड्रैगन फ्रूट्स, चेरीज, ऑरेंजेस, रास्पबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, मलबेरीज एक्सेट्रा आर कल्टिवेटेड इन फ्रूट फार्मिंग। अगर फ्रूट फार्मिंग की बात होगी तो ये सारे जो फ्रूट्स होते हैं जो जनरली सारे लोग खाते हैं, तो ऐसे ही फ्रूट्स को वहाँ पे उगाया जाता है। एट प्लेसेस लाइक महाबलेश्वर, पंचगनी, पुणे, नागपुर, जलगांव, नासिक एक्सेट्रा, कंट्रीज हैविंग मेडिटेरियन क्लाइमेट, फ्रांस एंड इटली आर फेमस फॉर हॉर्टिकल्चर। तो ये जो हमारे महाराष्ट्र के कुछ यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं जहाँ पे इस तरीके की खेती की जाती है, एंड फ्रांस एंड इटली में भी हॉर्टिकल्चर सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो यहाँ पे आपको 9.10 में दिख रहा है, इस तरीके से फ्रूट्स जो होते हैं उनको कल्टीवेट किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है। द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्रॉप्स इज फुलफिल्ड बाय सॉइल एंड देयरफॉर रिप्लेनिशमेंट ऑफ यूज अप न्यूट्रिएंट्स इज़ नेसेसरी। तो देखिए प्लांट्स जो होते हैं, जो क्रॉप्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, उनके लिए हमें क्या चाहिए होती है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंपॉर्टेंट थिंग्स कौन सी होती है, सॉइल होती है। एंड जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि क्रॉप्स के लिए या फिर ट्रीज़ या जो भी हम लोग यहाँ पे फार्मिंग कर रहे हैं उसके लिए सॉइल क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। तो उस सॉइल में ये न्यूट्रिएंट्स होना काफ़ी ज़रूरी होता है। न्यूट्रिएंट्स आर ऑल्सो यूज एबिडेंटली टू इंक्रीज द यील्ड। तो न्यूट्रिएंट जो होते हैं इनसे क्या होता है, यील्ड इंक्रीज होता है, और साथ ही साथ में जो ट्रीज़, जो पौधे, जो भी खेती हम कर रहे हैं उनको भी क्या होता है, नरिशमेंट मिलता है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आर प्रिपेयर्ड फॉर दिस पर्पज़। तो इसके लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो होते हैं उनको यूज़ किया जाता है, और किस तरीके से करते हैं ये हम आगे देखेंगे। The litter should be decomposed in the ground. Grasses like Sisevenia or jute are also buried in the soil for making manures. Cow dung and compost manure are used. वर्मी कंपोस्ट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं, जो कि ग्रासेस होते हैं, जूट होते हैं, उनको सॉइल में दबा के रखा जाता है, उससे क्या होता है, डिकम्पोज होने के बाद मैन्योर बनता है। एंड जो फार्मर्स होते हैं मोस्टली किस तरीके का मैन्योर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, काऊ डंग होता है जो गोबर निकलता है, उससे बनने वाला जो मैन्योर है उसे ही खेती में यूज़ करते हैं। देन वर्मी कंपोस्ट होता है, जो अर्थवार्म होते हैं वो जो डिकम्पोज करते हैं सॉइल में, उसको भी एज अ मैन्योर यूज़ किया जाता है खेती में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के तौर पे। When farming is done using all waste matter mix in the soil, it is called organic farming। तो ये जो मैन्योर बनता है या फिर जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यहाँ पे बनाए जाते हैं उनको सॉइल में मिक्स किया जाता है फार्मिंग में, तो उसे कहा जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। फॉर कंट्रोलिंग पेस्ट, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स लाइक नीम कैन बी यूज। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग है तो यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ ना करते हुए किस चीज़ को यूज़ किया जाता है, जो कि ऑर्गेनिक है। जैसे कि नीम के पत्ते हमें पता है जिसे पेस्ट अटैक नहीं कर पाते हैं, तो पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे नीम को यूज़ किया जाता है। द क्रॉप ऑब्टेन फ्रॉम ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ हाई इन क्वालिटी। तो यहाँ पे क्रॉप जो मिलते हैं वो हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग में काफ़ी अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं, हाई क्वालिटी के मिलते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स आर नॉट यूज इन सच टाइप ऑफ फार्मिंग। तो ऐसे फार्मिंग में केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स या फिर पेस्टिसाइड्स को यूज़ नहीं किया जाता। यहाँ पे आपको पिक्चर दिया हुआ है, देखिए, प्रिपेयरिंग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट आपको दिया, ऑब्जर्व द पिक्चर इन फिगर 9.12 एंड ब्रीफली डिस्क्राइब द टाइप ऑफ एग्रीकल्चर शोन इन द पिक्चर, यूज द स्पेस बिलो द पिक्चर। तो आपको ये पिक्चर क्या करने हैं, ऑब्जर्व करने हैं, और किस तरीके का पिक्चर आपको दिख रहा है, किस तरीके का एग्रीकल्चर ये आपको दिख रहा है, कौन से टाइप का है वो आपको देखना है, और उसके नीचे जो जगह दी है वहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे एग्रो टूरिज़्म। तो टूरिज़्म तो आपको पता होगा कि जैसे देखिए हम कहीं पे घूमने जाते हैं, किसी टेम्पल है या फिर कोई ख़ास जगह होती है तो उसे देखने के लिए हम लोग जाते हैं, या फिर हमारे कंट्री में बाहर के कंट्री के लोग आते हैं देखने के लिए, तो वो क्या होता है, एक तरीके का टूरिज़्म या फिर पर्यटन हम जिसे कहते हैं। तो एग्रो टूरिज़्म क्या है ये हम देखेंगे। एग्रो टूरिज़्म इज़ ए न्यू फील्ड इन टूरिज़्म। तो टूरिज़्म में ही एक न्यू फील्ड आ चुकी है जिसे कहा जाता है एग्रो टूरिज़्म। इन द ट्रॉपिक्स वेरियस टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आर कल्टिवेटेड, हेंस देयर इज अ ग्रेटर स्कोप फॉर एग्रो टूरिज़्म। इन एग्रेरियन कंट्रीज द रूरल लाइफ, local customs and culture are utilized for agro tourism. City dwellers are curious about the farmers life and environment। देखिए जैसे कि जो लोग सिटीज़ में रहते हैं या फिर जिन्होंने कभी भी गांव नहीं देखा है, गांव की लाइफ कैसे होती है ये नहीं देखी है, तो वो लोग क्यूरियस होते हैं ये सारी चीज़ें जानने के लिए। तो मैनी ऑफ देम विजिट रूरल एरिया जस्ट टू सी दिस। तो कई सारे लोग जो होते हैं सिर्फ देखने के लिए, जानने के लिए क्या करते हैं, गाँव में जाके विजिट करते हैं, वहाँ पर चीज़ें देखते हैं। एग्रो टूरिज़्म इज़ फाइनेंशियली बेनिफिशियल फॉर द फार्मर्स एंड हिज विलेज। तो जैसे कि बाहर के लोग आके वहाँ पे रहेंगे तो उनसे कुछ पैसे लिए जाते हैं
रहने के लिए, या फिर जैसे कि हम टूरिज़्म एज अ टूरिज़्म कहीं पे जाते हैं घूमने के लिए, लोग हमें वहाँ पे दिखाते हैं कि कौन सा एरिया वहाँ पे है या फिर कौन सी फेमस चीज़ है। तो उसी तरीके से लोग यहाँ पे आते हैं गांव देखने के लिए, या फिर गांव में किस तरीके से चीज़ें होती है ये देखने के लिए। तो इसे कहा जाता है एग्रो टूरिज़्म, जो कि एग्रीकल्चर से या फिर गाँव से रिलेटेड है इसके लिए। तो देखिए आपको यहाँ पे पिक्चर दिए हैं, तो कुछ हाउसेस आपको दिख रहे हैं अलग तरीके के, जो कि गाँव में देखे जाते हैं, या फिर बैलगाड़ी है। तो इस तरीके का होता है एग्रो टूरिज़्म। नेक्स्ट आपको दिया यहाँ पे कई सारे पिक्चर्स दिख रहे हैं, मैंगो, बनाना। तो उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे ऑब्जर्व द पिक्चर्स ऑफ सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स गिवन इन फिगर 9.14, टिक द वंस यू लाइक, लेटर डिस्कस योर चॉइसेस। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखना है फ्रूट्स को, और जो आपको यहाँ पे आपकी चॉइस है तो आपको उसके सामने टिक करनी है। After the discussion, you may have realized that those fruits or vegetables that look fresh and attractive may not have been ripened using proper method। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कैसे करोगे कि जो फ्रूट आपको अच्छे से दिख रहे हैं, जो फ्रेश दिख रहे हैं, उनको हम क्या करेंगे, टिक करेंगे, या फिर जो राइपन नहीं मतलब पके हुए नहीं है। अगर बनाना है तो कच्चा तो हम लोग नहीं खाएंगे, जो पका हुआ है अच्छा दिखेगा वही खाएंगे। या फिर यहाँ पे एप्पल का पिक्चर जो आपको दिख रहा है, तो जो एप्पल आपको अच्छे से दिख रहा है, रेड कलर का दिख रहा है, उसे ही हम टिक करेंगे। या फिर यहाँ पे रेडिश और कैरेट दिया है, तो जो हमें फ्रेश दिखाई देगा उसी को हम क्या करेंगे, टिक करेंगे। तो इसका रीज़न क्या है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। At times, in order to get the produce earlier, artificial chemicals, pesticides are employed profusely. These facilitate क्विकर प्रोडक्शन एंड द प्रोड्यूस अपीयर्स फ्रेश एंड अट्रैक्टिव। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, देखिए आपने जैसे कि मार्केट में आप गए होंगे तो वहाँ पे आप फ्रूट्स देखते हो, तो हमें कई सारे फ्रूट्स जो है फ्रेश दिखाई देते हैं, काफ़ी कलर उनके कलर काफ़ी अच्छे दिखते हैं। जैसे कि एप्पल है, काफ़ी अच्छा रेड कलर का एप्पल दिखता है, लेकिन 1-2 दिन के बाद ही जैसे हम घर लाते तो तुरंत ख़राब भी हो जाता है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है ये हम देखेंगे। सच प्रोडक्ट्स आर हार्मफुल टू हेल्थ, ऑल्सो दे डू नॉट लास्ट लॉन्ग आफ्टर परचेज। तो क्या किया जाता है यहाँ पे कि बनाना है या फिर एप्पल, कोई भी फ्रूट्स होते हैं, उनको जल्द से जल्द पकाने के लिए जो है आर्टिफिशियल केमिकल्स को, पेस्टिसाइड्स को यूज़ किया जाता है उनके ऊपर, जिनके कारण वो हमें अट्रैक्टिव तो दिखते हैं, उनके कलर तो अच्छे दिखते हैं, लेकिन वो हमारे लिए हेल्दी नहीं होते हैं। ऐसे फ्रूट्स खाने से हमारी हेल्थ ख़राब हो सकती है, और जैसे फ्रूट हम लोग खरीद के अगर घर पे लाते हैं तो 1-2 दिन में ही वो क्या होते हैं, ख़राब भी हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम मार्केटिंग सिस्टम क्या होती है। मार्केटिंग सिस्टम आर नेसेसरी फॉर मेकिंग द गुड्स प्रोड्यूस बाय द फार्मर्स अवेलेबल टू द कंज्यूमर एट अ फेयर प्राइस एंड इन टाइम। तो मार्केटिंग सिस्टम का मीनिंग होता है कि जो प्रोडक्ट्स जो है फार्मर्स जो अपने खेती में उगा रहे वो गुड्स जो फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, वो लोगों तक पहुंचाना, कंज्यूमर्स जो लोग होंगे उन तक पहुंचाना, एंड फेयर प्राइस, एक काफ़ी अच्छी प्राइस जिसमें लोग खरीद सकते हैं, ऐसे प्राइस में उन्हें मिलना, एंड इन टाइम कि लोगों की ज़रूरत से पहले ही उन्हें ये पहुंचाना। तो ये होता है पूरा मार्केटिंग सिस्टम। द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग सिस्टम इन कंट्रीज़ लाइक इंडिया विल बिकम क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो कुछ पॉइंट्स आपको दिए हैं कि इस तरीके से मार्केटिंग सिस्टम हमारे इंडिया में होती है। तो फर्स्ट पॉइंट है एग्रीकल्चर इन इंडिया इज स्कैटर्ड ओवर वास्ट एरियाज। तो अगर एग्रीकल्चर अगर हम देखेंगे इंडिया में तो स्कैटर तरीके से है, वास्ट रीजन है, क्योंकि इंडिया का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो एग्रीकल्चर है। ऑल फार्मर्स आर नॉट ऑर्गेनाइज, सारे फार्मर्स के पास ऑर्गेनाइज तरीके से खेती होती है क्या, उनके पास सारे मशीन्स नहीं होते हैं, या फिर पानी की कमी होती है, कहीं पे पानी अवेलेबल होता है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इफेक्ट करती है। Most of the farmers are economically weak and cannot market their production on their own. That is why the system of agricultural produce market committees is established at the taluka level. At these places, farmers bring their produce and sell to the traders. तो मोस्टली क्या होता है कि फार्मर्स जो है इकोनॉमिकली वीक होते हैं, तो डायरेक्टली मार्केट में जाके अपने प्रोडक्शन को बेच नहीं सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, एक सिस्टम होता है या फिर कमिटीज़ होती है कि जहाँ पे फार्मर्स होते हैं जो अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ पे बेचते हैं, और उसके बाद बड़े मार्केट्स में, मतलब तालुका लेवल पे अगर है तो लोग, गांव के लोग क्या करेंगे, तालुका लेवल पर जाके उसे बेच देंगे अपने माल को, और वहाँ पे फिर तालुका लेवल की जो कमिटीज़ होती है, जो लोग होते हैं, वो फिर अदर जो मार्केट्स होंगे वहाँ पे जाके बेचते हैं। जैसे कि कई सारे से जो ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करेंगे, फार्मर्स से उस प्रोड्यूस को, उनके प्रोडक्शन को क्या करते हैं, खरीदते हैं, और उसके बाद बाकी जो बड़े मार्केट से वहाँ पे जाके बेचते हैं। एज अ फार्म प्रोड्यूस इज़ पेरिशेबल, देयर हैज़ टू बी अ प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर इट्स सेल। तो अगर फार्मर्स को अपने फार्म से जो प्रोडक्शन हुआ है, जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स है, उनको लेके मार्केट में अगर जाना है तो पेरिशेबल भी होना चाहिए, प्रॉपर अरेंजमेंट भी होना चाहिए। अदरवाइज़ उससे होगा क्या,
उसे होता क्या है कि अगर फ्रूट्स से अगर उनको प्रॉपर तरीके से अरेंज करके ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाएगा तो उससे क्या हो सकता है कि फ्रूट्स वहीं पे ख़राब हो जाएंगे और उनको अच्छी प्राइस नहीं मिल पाती है। इंस्टीट्यूट्स लाइक अ फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन, कंज्यूमर सोसाइटीज एक्सेट्रा हेल्प इन दिस टास्क एंड ट्राई टू प्रोटेक्ट फार्मर्स फ्रॉम दी एक्सप्लॉयटेशन बाय एजेंट्स, मेडिएटर्स एंड अदर्स। तो कई बार होता क्या है, जो एजेंट्स होते हैं, जो दलाल होते हैं, ये लोग करते क्या है कि फार्मर से जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल उनके जो भी कुछ होगा क्रॉप्स होंगे तो उनको काफ़ी कम कीमत में खरीदते हैं और उसे फिर बाहर मार्केट में जाके उनकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा लगाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे ओनियंस की, तो क्या होता है कि ओनियंस जो होते हैं एजेंट्स उनसे काफ़ी कम कीमत में खरीदते हैं। जैसे कि 50 रुपीज़ में अगर उन्होंने ख़रीदा है 1 किलो में, तो हम अगर मार्केट में लेने जाते हैं तो हमें 100 रुपीज़ में मिलता है। तो वही प्राइस जो है फार्मर जो होते हैं उनको नहीं मिल पाती है। तो ऐसे में क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन, मतलब फार्मर्स को इस तरीके से आधी प्राइस में अगर उनका माल खरीदा जाता है। तो ऐसे में कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कुछ सोसाइटीज़ होती है जो कि फार्मर की हेल्प कर सकते हैं। सम ऑफ द फार्म प्रोड्यूस इज डायरेक्टली यूज बाय इंडस्ट्रीज एज अ रॉ मटेरियल। और कई बार क्या होता है कि कुछ फार्मर जो है डायरेक्टली कांटेक्ट रखते हैं इंडस्ट्री से जहाँ पे रॉ मटेरियल की ज़रूरत है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, अगर कोई फार्मर होता है और उसके पास काफ़ी अच्छा एरिया है फार्मिंग करने के लिए और उसने अपने फार्म में पूरी तरीके से टोमेटोज़ अगर लगाई है और वो यहाँ पे अगर कोई इंडस्ट्री है जो कि टोमेटो से कुछ प्रोडक्ट मतलब बना रहे हैं, जैसे कि टोमेटो केचप अगर बना रहे हैं, तो उनको रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी टोमेटोज़ की। तो यहाँ पे क्या होता है कि फार्मर जो है ऐसे इंडस्ट्री से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने रॉ मटेरियल वहाँ पे पहुँचा सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स आर नाउ बिकमिंग इजीली अवेलेबल फॉर फार्म प्रोड्यूस ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन के वजह से हो या फिर जो टेक्नोलॉजीज अभी डिस्कवर हो चुकी है, तो लोग क्या करते हैं, इंटरनेट को यूज़ करते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि उन्हें इजीली समझ में आ जाता है कि कहाँ पे किस चीज़ की जो ज़रूरत होगी, कहाँ पे मार्केट है या फिर मार्केट में कौन सी डिमांड है, ये भी उन लोगों को पता लग जाता है। मैनी प्रोग्रेसिव फार्मर आर यूजिंग द मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन देयर फार्म्स। और फार्मिंग में भी लोग क्या करने लगे, अभी काफ़ी सारे टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करने लगे हैं। ऑल्सो दे सेल द प्रोड्यूस विथ प्रॉपर पैकेजिंग। जैसे कि पहले डायरेक्टली जो प्रोडक्ट्स होते थे उनको एज इट इज़ वैसे ही बेचा जाता था, अभी ऐसे नहीं होता है, प्रॉपर पैकेजिंग भी लोग करने लगे हैं। होटल्स एंड मॉल्स ऑल्सो रिक्वायर्ड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ऑन ए लार्ज स्केल। जैसे कि होटल्स की संख्या बढ़ रही है तो होटल्स में लोगों को फ्रूट्स, वेजिटेबल, सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर भी फार्मर्स क्या करते हैं, अपने माल को सप्लाई करते हैं। उसके बाद मॉल्स जो होते हैं वहाँ पर भी अपने प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको बेच सकते हैं लार्ज स्केल पे। बाय एडवर्टाइजिंग ऑन द इंटरनेट के ऊपर अपने एडवर्टाइज कर सकते हैं। देयर प्रोडक्ट्स गेट सोल्ड इन लोकल एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट। सिर्फ लोकल मार्केट में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट्स में भी फार्मर्स अपने माल को बेच सकते हैं। इसराइल इज़ ए मेजर एक्सपोर्टर ऑफ फ्रेश फार्म प्रोड्यूस। इट इज़ द मोस्ट एडवांस कंट्री एज फार एज एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी इज कंसर्न। तो इसराइल जो ऐसा देश है जहाँ पे इसको माना जाता है कि जो फ्रेश फार्म प्रोड्यूस होते हैं उनको एक्सपोर्ट करते हैं। It has adverse climate, severe scarcity of water and more than half its land is occupied by hot desert। तो अगर इसराइल की अगर हम बात करेंगे तो आधे से ज़्यादा जो उनकी ज़मीन है वहाँ पे हॉट डेजर्ट है, लेकिन और उसके बाद स्कैरसिटी ऑफ वाटर मतलब पानी की कमी भी है एंड क्लाइमेट भी वहाँ पे ठीक नहीं है, फिर भी वहाँ के लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा फार्म प्रोड्यूस एक्सपोर्ट करते हैं। But overcoming all these unfavorable conditions and persistently following the path of modernization of agriculture, it has taken a giant leap in the field of agriculture। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद भी जहाँ पे पानी की कमी है, उसके बाद ज़मीन भी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मॉडर्न तरीके से या फिर टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके ये लोग क्या करते हैं, काफ़ी अच्छी से एग्रीकल्चर फील्ड में उन्होंने क्या किया है, डेवलप किया है अपने आप को, और कई सारे जो फार्म प्रोड्यूस होते हैं फ्रेश वो एक्सपोर्ट करते हैं बाकी देशों को भी। तो इसमें हमें यही बात समझ में आती है कि जो हमारे पास फैसिलिटीज़ अगर नहीं भी है तो जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल है उनसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने काम को बेटर बना सकते हैं। अगर फैसिलिटीज़ हमें यहाँ पे वाटर कम है या फिर ज़मीन कम है, फिर भी उस ज़मीन में और पानी जितना अवेलेबल है वहाँ पे हम मॉडर्न या साइंटिफिक मेथड को यूज़ करके काफ़ी अच्छे से जो है फार्म प्रोडक्शन अच्छे से कर सकते हैं। यही हमें यहाँ पे समझ में आता है। तो देखिए स्टूडेंट, इस लेसन में हमने काफ़ी सारी जानकारी ली है कि कितने तरीके से खेती की जाती है, कौन से सिस्टम या कौन से मेथड यहाँ पे यूज़ होते हैं। तो आई होप आपको पूरा लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।